प्रोटोगोनिस्ट एक ठंडी सांस लेकर स्क्रीन की तरफ देखता है। यार सच बताऊं तो बड़ी बोरिंग लाइफ थी मेरी। एक घिसी पिटी नॉर्मल फैमिली में पैदा हुआ, वही ढर्रे वाले नॉर्मल दिन जिए। ज्यादातर दिन तो ऐसे गुजरते थे मानो किसी ने लाइफ को ही कॉपी पेस्ट मार दिया हो। उसे हमेशा लगता था कि वो इस दुनिया में बिना कुछ स्पेशल किए, बिना किसी पहचान के एक दिन यूं ही मर जाएगा। लेकिन कहानी में ट्विस्ट यहीं आता है। अचानक कमरे की बत्तियां मध्यम होती हैं। उसकी एक आंख में एक अजीब सी चमक उभरती है और वो मुस्कुराकर बोलता है, और फिर सब कुछ बदल गया। तभी स्क्रीन पर एक ब्लॉन्ड बालों वाला कैरेक्टर फ्लैश होता है। वो बड़े गुरूर से बताता है कि कैसे उसने एक गेम ढूंढी, हीरोज ऑफ डेस्टिनी, और इसी एक गेम के दम पर वो इस पूरी दुनिया का माई बाप यानी मालिक बन बैठा। पर अभी की बात करें, अभी हमारा भाई अपने छोटे से अपार्टमेंट में कंप्यूटर चेयर पर पैर सिकोड़े बैठा बहुत खुश है, क्योंकि फाइनली वो अकेला है। स्कूल के दिनों में न तो उसे कोई स्पेशल प्यार मिला, न ही किसी से कट्टर दुश्मनी रहे। वो अपना पीसी ऑन करता है और स्क्रीन की रोशनी उसके चेहरे पर दिखती है। बस यही एक साली गेम है जो मुझे अंदर से खुश करती है। यहाँ इस वर्चुअल दुनिया में वो असली प्रोटोगोनिस्ट है। उसे हमेशा से सिंगल प्लेयर गेम्स ही पसंद थे, जहाँ काउंटलेस रूट्स हो, जिसे काउंटलेस बार खेला जा सके। हैक्स लगाओ, ऐसा लगता था जैसे पूरी दुनिया सिर्फ और सिर्फ एक अकेले प्लेयर के एंटरटेनमेंट के लिए डिजाइन की गई हो। फिर वो थोड़ा शर्माते हुए अपना सिर खुजाते हुए बोलता है, खैर वो तो मैंने सोचा था, अब फिर से शुरू करने का टाइम आ गया है। वो अपनी लाइव स्ट्रीम ऑन करता है। चैट बॉक्स तुरंत एक्टिव हो जाता है। कोई पूछता है, भाई बीच वीक में स्ट्रीम, सब खैरियत? पूरा चैट उसका मजाक उठाने और टांग खींचने लगता है। तभी अचानक एजीजे नाम के किसी यूजर ने $10 का डोनेशन दिया। रकम ज्यादा नहीं थी, लेकिन हमारे भाई के चेहरे पर रौनक आ गई। चलो कुछ तो मिला। लेकिन अभी उसने थैंक यू बोला ही था कि स्क्रीन पर एक बड़ा सा पॉपअप चमका। DEA नाम के किसी बंदे ने सीधे $1000 भेज दिए। हमारा भाई भौचक्का होकर मॉनिटर को करीब खींचकर देखने लगा कि कहीं उसकी आंखें धोखा तो नहीं खा रही। चैट बॉक्स तो मानो पागल ही हो गया। भाई ये पक्का गलती से हुआ है, ये बंदा रिफंड मांगेगा, देख लेना। लेकिन उस मिस्टीरियस डोनर ने चैट में बस एक छोटा सा मैसेज छोड़ दा, ईमेल चेक कर। जैसे ही उसने इनबॉक्स खोला, वहाँ गेम के क्रिएटर का एक ऑफिशियल मैसेज दिखा था। उसने बताया कि वो हमारे भाई का एक व्यूअर भी है और खुद इस गेम का डेवलपर भी। उसने एक ऐसी गेम बनाई है जो इतनी ज्यादा हार्ड है कि क्लोज्ड बीटा टेस्टिंग में आज तक कोई भी इसे फिनिश नहीं कर पाया। वो चाहता था कि कोई इस गेम को खेले, इसकी खूंखार डिफिकल्टी को चेक करे और ऑनेस्ट फीडबैक दे कि गेम पसंद आई या नहीं। ये सुनते ही हमारे भाई के कान खड़े हो गए। कोई नहीं कर पाया, और अगर मैंने इसे क्रैक कर दिया तो यहीं से एक रेगुलर आम आदमी के स्पेशल बनने की कहानी शुरू होती है। तभी पीसी स्क्रीन पर एक भी पॉपअप हुई, क्या आप गेम इंस्टॉल करना चाहते हैं? हमारे भाई ने बिना एक सेकंड गनवाए खट से यस पर क्लिक कर दिया, और इस तरह ऑफिशियली शुरुआत हुई हीरोज ऑफ डेस्टिनी की। तभी स्क्रीन पर एक बैक स्टोरी फ्लैश होती है। साल 294 में रोके के किंगडम को जापो के किंगडम ने पूरी तरह तबाह कर दिया। हमारा भाई इस गेम में एक नोबडी यानी एक मामूली सी भटकती हुई आत्मा के रूप में जन्म लेगा, फिर धीरे धीरे हीरो बनेगा और डेमन किंग के पुनरुत्थान को रोकेगा, और जो भी गॉड के थ्रोन तक पहुंचेगा उसे कोई भी एक विश मांगने का हक मिलेगा। तभी स्क्रीन पर एक विशाल समंदर का सीन आता है। हमारा भाई अपना मुंह बिगाड़ कर बोलता है, भाई ग्राफिक्स तो जितना मैंने सोचा था उससे कहीं ज्यादा घटिया है। पर फिर वो खुद को समझाता है, चलो ठीक है, आखिर एक अकेले बंदे ने ही तो बनाई है गेम। वो अपना इन गेम नाम टाइप करता है, मास्टर ऑफ द गेम। स्क्रीन चमकती है, वेलकम टू द कॉन्टिनेंट ऑफ एलन, और अगले ही पल उसका कैरेक्टर एक घने जंगल के बीचों बीच इड़ा था। गेम एकदम साधारण लग रही थी, न कोई गाइड न कोई ट्यूटोरियल, पर हमारे प्रो गेमर के लिए यह कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी। तभी उसे आगे एक विलेज चीफ मिला। बूढ़ा खूंखार अंदाज में बोला, नया मुंह दिख रहा है, क्या चाहिए रे? गेम में कोई रेडीमेड डायलॉग बॉक्स नहीं था, सिर्फ अपनी मर्जी से टाइप करने का एक खाली बॉक्स था। हमारे भाई ने मजे लेने के लिए टेस्ट किया। उसने टाइप किया, बुड्ढे चुपचाप सारे पैसे निकाल वरना पूरा विलेज बर्बाद
कर दूंगा। बूढ़े विलेज चीफ ने आव देखा न ताव सीधे प्रोटोगोनिस्ट के सिर पर एक जोरदार लाठी दे मारी। क्या बकवास है ये? कैरेक्टर वहीं ढेर हो गया। बस भाई, इतनी सी ही लाइफ थी। उसने हार नहीं मानी, फिर से ट्राई किया। इस बार उसने तमीज से लिखा, बाबा बहुत भूखा हूँ, प्लीज कुछ हेल्प कर दो। बूढ़े को दया आ गई। वो उसे अपने घर ले गया। टेबल पर एक मग रखकर बोला, ये पी, दिल सेटल होगा। हमारे भाई ने थैंक्स कहा, गट-गट करके पूरा मग पी गया और भाई साहब जहर के असर से चेयर पर बैठे बैठे ही मर गया। मन में सोचा, वाह यार क्या बढ़िया खातिरदारी है। तभी उसे एक शातिर आइडिया आया। उसने सोचा कि क्यों न इंटरनेट केबल ही निकाल दी जाए। बिना इंटरनेट के क्रिएटर रियल टाइम में एनपीसीज को कंट्रोल नहीं कर पाएगा। लेकिन जैसे ही उसने इंटरनेट डिस्कनेक्ट करके बूढ़े से बात की, सब कुछ बग्गी हो गया। स्क्रीन पर मैसेज आया, नॉनसेंस बोलने पर मार दिया गया। यानी इंटरनेट बंद करना कोई सीक्रेट ट्रिक नहीं थी। उस मिस्टीरियस डेवलपर का नाम DEA था। अब वो कोई एक सिंगल पर्सन है या किसी पूरी टीम का नाम, उसे कोई आइडिया नहीं था। रात के 1:30 बज चुके थे। उसने गेम सेव की और सोने चला गया। लेकिन वो अंदर से बहुत इम्प्रेस था। ऐसी गेम जहां आप एनपीसी से एक्चुअली इंसानों की तरह बात कर सकें। ऐसा लग रहा था मानो हीरोज ऑफ डेस्टिनी सच में कहीं एग्जिस्ट करती हो। अब उसे समझ आया कि बीटा स्टेज में इसे कोई क्यों नहीं फिनिश कर पाया था। सोने से पहले उसने मुस्कुराते हुए सोचा, यार जो भी हो, मुझे तो बड़ा मजा आ रहा है। उस दिन के बाद उस वर्चुअल दुनिया में स्पेशल बनने की चाहत में वो इस कदर डूबा कि उसे वक्त का होश ही नहीं रहा। दिन हफ्तों में बदले, हफ्ते सालों में, और ये सिलसिला पूरे 10 साल तक चला। अब यहाँ सोचने वाली बात ये है कि ये बंदा हद से ज्यादा मोटिवेटेड है या फिर पूरी तरह ऑब्सेस्ड। एक दिन ऑफिस में अचानक किसी ने आवाज दी, ओशिरो-सान। ओशिरो-सान वो उसकी एक फीमेल को वर्कर थी। उसने कुछ फाइल्स आगे बढ़ाई। ओशिरो ने थैंक्स कहा। थोड़ी देर बाद उस लड़की ने उसे बधाई दी क्योंकि ओशिरो ने पिछले किसी प्रोजेक्ट में उसकी काफी हेल्प की थी। फिर उसने अपनी पूरी हिम्मत जुटाई, चेहरे पर एक नर्वस सी स्माइल लाई और बोली, क्या हम डिनर पर चले? बस हम दोनों घर जाने से पहले। और शायद उसके बाद भी उसका लाल पूरी गोडेता चेहरा साफ बता रहा था कि वो क्या चाहती है। लेकिन ओशिरो-सान ने बिना पलक झपकाए रूखे अंदाज में माफी मांगी। मुझे घर जाना है। बेचारी लद्दाख की सन्न रह गई। ओशिरो ने बात काटी, कुछ बहुत जरूरी काम है, और वो उसे वहीं छोड़कर बाय बोलकर चल दिया। बेचारी का फिर से पोपट हो गया और ये पहली बार नहीं था। पर चलिए इस बार ओशिरो को माफ कर देते हैं क्योंकि आज पूरे 10 साल की तपस्या के बाद गेम फाइनली फिनिश होने वाली थी। पूरी रात कंप्यूटर के सामने गुजर गई। सुबह की पहली किरण खिड़की से अंदर आई। स्क्रीन पर एक चमचमाता हुआ मैसेज फ्लैश हुआ, कंग्रेचुलेशंस। वो पहला ऐसा इंसान बन चुका था जिसने गॉड्स की रैंक्स में एंट्री की थी। हॉल ऑफ ऑनर में उसका नाम सुनहरे अक्षरों में दर्ज हो गया। हमारा भाई 7वें आसमान पर था। फाइनली वो कुछ स्पेशल बन गया था। लेकिन कुछ ही पलों में वो खुशी धीरे धीरे गायब होने लगी। कमरे के सन्नाटे को देखकर उसे रियलाइज हुआ कि इन 10 सालों में उसकी रियल लाइफ और भी ज्यादा फीकी और अनऑर्डिनरी हो चुकी है। उसने सोचा, अगर मैं उस कोवर्कर के साथ चला जाता तो शायद मेरी असली लाइफ में कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो जाता। यार क्या बेवकूफ हूँ मैं। पर कम से कम गेम में तो उसने कुछ अलग, कुछ जादुई जिया था। उसे गेम के वो सारे शानदार कैरेक्टर्स याद आने लगे। ब्लैक प्रिंस, गेल ग्रेकर, कार्डिनल सिजलर लेबारो और वो खूबसूरत विच सेलेस्टिना यूरी। वो सब इतने चार्मिंग और यूनिक थे। उनके रिएक्शंस इतने रियलिस्टिक थे कि कभी कभी लगता था कि वो लोग सच में कहीं जी रहे हैं। अपनी थकी हुई आंखें मलते हुए उसने सोचा, चलो अब सब खत्म। तभी अचानक पीसी से एक अजीब सी साउंड आई। स्क्रीन पर एक नया मैसेज चमका, क्या आप एक नया एडवेंचर शुरू करना चाहते हैं? लेकिन इस बार नीचे एक बिल्कुल ऑनेस्ट वार्निंग भी लिखी थी कि अगर आपने यस दबाया तो आप सीधे कॉन्टिनेंट ऑफ एलन में टेलीपोर्ट कर दिए जाएंगे और जब तक गेम पूरी तरह कंप्लीट नहीं हो जाती वापस आने का कोई रास्ता नहीं होगा। ओशिरो ने सोचा कि ये पक्का गेम का कोई हिडन सीक्रेट स्टेज होगा। उसने अपना माउस उठाया जो सालों की गेमिंग के बाद अब किसी टूटी हुई ईंट जैसा दिखता था। बुदबुदाया, साली लाइफ में इतनी दूर आ ही गए हैं तो अब पीछे क्या हटना, जो होगा देखा जाएगा। और उसने यस पर क्लिक कर दिया। चलो कम से कम इस प्रोटोगोनिस्ट को पहले 100% वार्निंग तो मिली, वरना बाकी इसेकाई एनिमे के प्रोटोगोनिस्ट्स को तो बिना पूछे सीधे ट्रक से कुचलवा कर दूसरी दुनिया में फेंक देते
हैं। अगले ही पल वो कॉन्टिनेंट ऑफ एलन में था। एक अनजान रहस्यमयी आवाज ने उसका वेलकम किया। जब उसकी आंखें खुली तो उसे अपनी छाती में एक असहनीय दर्द महसूस हुआ। सांस उखड़ के रही थी और वो कमरा बिल्कुल अजनबी था। तभी बगल से एक बुजुर्ग की आवाज आई, आखिरकार तुम्हें होश आ ही गया। वहीं पास सीधे एक घनी मूंछों वाले शख्स जिसका नाम रसेल था, उसने तुम एक बहुत ही हाई टियर पोषण की वजह से बाल बाल बचे हो। रसेल ने उसे बड़े सम्मान से बुलाया। कैलिक्स समा। हमारा कंफ्यूज्ड भाई अपनी फटी आंखों से उसे देखने लगा और पूछा, तुम कौन हो? रसेल को कुछ समझ नहीं आया। उसने सोचा कि हीलर ने तो एमनेशिया जैसी किसी बात का मेंशन नहीं किया था। उसने खुद को इंट्रोड्यूस किया, मैं रसेल हूँ। तभी प्रोटोगोनिस्ट ने एक बात नोटिस की, यह बंदा जापानी भाषा नहीं बोल रहा था, लेकिन फिर भी हमारे भाई को उसका एक एक शब्द साफ समझ आ रहा था। हालांकि उसकी छाती का दर्द अभी भी कम नहीं हुआ था। रसेल ने झुककर सॉरी बोला, ये उस हैवी पोशन का साइड इफेक्ट है, आप जल्दी ही ठीक हो जाएंगे। और इतना कहकर वो कमरे से बाहर निकल गया। कमरे की मोमबत्ती बुझ गई। हमारा भाई जैसे तैसे बिस्तर से उठा और लड़खड़ाते कदमों से आईने के सामने जाकर खड़ा हो गया। शीशे में जो अक्स था वो उसका नहीं था, वो किसी और की ही बॉडी थी, बिल्कुल अलग, बिल्कुल अजनबी। इस दिमाग में किसी 30 साल के शख्स की यादें तो थीं, लेकिन उसे अपना नाम तक नहीं पता था। वो आईने में खुद को घूरते हुए सोचने लगा, इस दुनिया में आखिर मैं हूँ कौन? तभी उसकी आंखों के सामने एक चिर परिचित गेमिंग सिस्टम विंडो पॉपअप हुई। प्लेयर कैलिक्स शिकेन, स्टेटस नोबल, कोई प्रोफेशन नहीं, शरीर पूरी तरह से टूटा हुआ, बैटर्ड, लेवल 8, रेप्यूटेशन 3 स्टार्स, अप्रूवल रेट 14%, गवर्निंग स्किल्स, फाइनेंस, डेवलपमेंट, मिलिट्री। यह स्क्रीन बिल्कुल उसी गेम के सिस्टम जैसी थी जिसे वो 10 साल से खेल रहा था। उसे सब समझ आ गया। वो कॉन्टिनेंट ऑफ एलेन के मेन स्टेज के अंदर आ चुका था। उसने अपनी धड़कती छाती पर हाथ रखा। पहले मुझे शांत होना होगा। और खुद को होश में लाने के लिए उसने अपनी छाती पर एक मुक्का मारा, पर भाई दर्द के मारे वो सीधे फर्श पर आ गिरा। यह बॉडी अंदर से एकदम खोखली और टूटी हुई थी। बिस्तर पर वापस जाकर वो नए नाम की प्रैक्टिस करने लगा ताकि कोई शक न करे। मैं कैलिक्स हूँ। तभी सिस्टम विंडो फिर से चमकी। पता चला कि इस बॉडी की उम्र अभी सिर्फ 15 साल है। उसने सोचा कि उसे जल्द से जल्द इंफॉर्मेशन इकट्ठी करनी होगी, क्योंकि इस खतरनाक गेम में अगर 1 सेकंड के लिए भी गार्ड डाउन किया तो सीधे मौत पक्की है। उसने सिस्टम को और खंगाला तो पता चला कि वो शिकेन काउंटी का वारिस है। लास्ट नेम और जगह का नाम सेम था, जिसका मतलब था कि वो रूलिंग फैमिली का डायरेक्ट वारिस था। उसने राहत की सांस ली। चलो, किस्मत ने यहाँ तो साथ दिया। तभी अचानक दरवाजे पर एक दस्तक हुई। खटखट। कैलिक्स घबरा गया। अब मैं क्या रिएक्ट करूं? बाहर से एक लड़की की आवाज आई, जिसके हाथ में एक गर्मा गर्म कप था। मैं आपकी दवाई लाई हूँ। आवाज से वो कोई मेड लग रही थी। कैलिक्स ने अपनी आवाज में थोड़ी गंभीरता और रौब लाते हुए कहा, अंदर आ जाओ। लड़की कमरे में आई, तमीज से घुटनों के बल बैठी और कप आगे बढ़ाया। हमारा भाई, जिसके इस नए शरीर को देखकर साफ लग रहा था कि इसे जिम जाने की सख्त जरूरत है, उसने अनजान बनकर पूछ लिया, तुम कौन हो? पर बोलते ही वो रुक गया। धत तेरे की, ऐसे तो सबको पता चल जाएगा कि दाल में कुछ काला है। तभी लड़की को देखते ही सिस्टम विंडो फिर से पॉपअप हुई। नाम लैला, उम्र 23 साल, रेप्यूटेशन -3, अप्रूवल बहुत ही कम, लो। लेकिन सबसे अजीब और चौंकाने वाली चीज नीचे लिखी थी, अफिलाइटेड विद विस्कॉन्सिन टेरिटरी। कैलिक्स का दिमाग घूमा। अगर यह शिकेन काउंटी है तो यहाँ होशियर के इलाके की जासूस मेड क्या कर रही है? और इसकी कॉम्बैट कैपेबिलिटी? भाई, ये एक मामूली मेड के हिसाब से बहुत रकेज है। ये कोई सीधी सादी सर्वेंट नहीं है। लैला वहाँ खिड़ी उसे चाय पिलाने का वेट कर रही थी। कैलिक्स ने तुरंत डिसीजन ले लिया। दुश्मन के घर की एजेंट के हाथ की दी हुई चाय? बिल्कुल नहीं भाई, जान प्यारी है। लेकिन लैला ने जिद पकड़ ली। प्लीज आप इसे अभी पी लीजिए। कैलिक्स ने गुस्से का नाटक करते हुए उसका हाथ पकड़ दी। उसका प्लान सीधा था। वो झूठी खांसी का नाटक करेगा और कप को नीचे गिरा देगा, और कप हाथ से छूटकर नीचे गिरी। लेकिन भाई साहब, लैला ने किसी स्पाइडरमैन लेवल के रिफ्लेक्स
रिफ्लेक्सेस दिखाए और हवा में ही झपट्टा मारकर कप को कैच कर लिया। चाय की एक बूंद भी नीचे नहीं गिरी। हमारा भाई तो स्तब्ध रह गया, उसकी बोलती बंद हो गई। लैला ने कप वापस सीधे किया जबकि कैलिक्स उससे नजरें चुराने लगा। लैला ने कप को पास की डेस्क पर रखा और ठंडे अंदाज में बोली, आपकी दवाई बिल्कुल सेफ है। कैलिक्स चुपचाप बिस्तर पर लेट गया। उसे पूरा यकीन था कि उस कप में जहर है और वो इसे किसी भी कीमत पर नहीं पीने वाला था। बेहोश होने का नाटक करने से पहले लैला उसके करीब आई और उसे अजीब तरह से गले लगाते हुए पूछा, क्या आप ठीक हैं? कैलिक्स ने मन में सोचा, चलो इस बार तो बच गया। उसने सिस्टम में लैला के बैकग्राउंड और उसके घर के बारे में और बारीकी से चेक किया। वहाँ का स्टेटस देखकर केडीडी देवा सच सामने आ गया। कैलिक्स इस काउंटी की पहली वाइफ का बेटा है जो अब इस दुनिया में नहीं है, और जो सेकंड वाइफ है उसके बेटे के नाम के पीछे होशुन लगता है। अब सारे डॉट्स आपस में कनेक्ट हो चुके थे। इस औरत ने ही लैला को यहाँ भेजा है ताकि कैलिक्स रास्ते से हट जाए और उसका खुद का बेटा काउंट का टाइटल पा सके। कैलिक्स के माथे से ठंडे पसीने की बूंदें टपकने लगी, लेकिन डर के साथ साथ वो अंदर से एक्साइटेड भी था। हीरोज ऑफ डेस्टिनी सच में शुरुआत से ही खूंखार लेवल पर हार्ड थी। कैलिक्स ने माहौल को भांपने के लिए लैला से पूछा, मेरी सौतेली माँ कैसी है? लैला इस सवाल से थोड़ी सरप्राइज्ड हुई पर संभल कर बोली, काउंटेस आपके इस हाल से बहुत अपसेट है। प्लीज दोबारा ऐसा कदम मत उठाइएगा। अब कैलिक्स को पूरा माजरा समझ आया। इस बॉडी के ओरिजिनल कैलिक्स ने खुद को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी। अब उसकी छाती का वो दर्द उसे बिल्कुल सेंसिबल लगा। उसने चालाकी से कहा, मैं दोबारा ऐसा कभी नहीं करूंगा। लैला ने कहा, ये सुनकर काउंटेस बहुत खुश होंगी। कैलिक्स ने उसे थैंक्स कहा और वहाँ से जाने का इशारा किया, लेकिन तभी लैला के चेहरे के एक्सप्रेशंस एकदम से बदल गए। लेकिन आपने अभी तक अपनी दवाई नहीं पी। अब कमरे का माहौल पूरी तरह से तनावपूर्ण हो चुका था। कैलिक्स को असली डर महसूस हुआ। यह लद्द की यहाँ से तब तक टस से मस नहीं होने वाली थी जब तक वो इसे पी नहीं लेता। प्रॉब्लम ये थी कि वो यहाँ उसे जान से मारने आई थी। अगर उसने सीधे मना किया तो वो उसे वहीं ऑन द स्पॉट असैसिनेट कर देगी। अगर वो मदद के लिए चिल्लाएगा तो रसेल के आने से पहले लैला उसका गलत कर रफू चक्कर और शिशकर हो जाएगी। इस दुबले पतले कमजोर 15 साल के टीनेजर की बॉडी में उसके सामने टिकने का कोई चांस नहीं था। लेकिन यहाँ एक बड़े दीधा सवाल था, लैला ने उसे सीधे चाकू क्यों नहीं मारा? वो जहर का इस्तेमाल क्यों कर रही थी? जवाब साफ था, ताकि किसी को शक न हो। जहर देने से ऐसा लगेगा मानो कैलिक्स ने खुद अपनी मर्जी से सुसाइड किया हो। और मजे की बात सुनिए, यह वही सेम जहर था जो 10 साल पहले गेम के शुरुआत में उस विलेज चीफ ने उसे मग में दिया था। लैला एक कदम और आगे बढ़ी और फुसफुसाई, अगर आपको पीने में कोई ट्रबल हो रही है तो क्या मैं आपकी हेल्प करूं? गेम का एक सबसे बड़ा लेसन था जो कैलिक्स ने इन 10 सालों में सीखा था। वर्स्ट से वर्स्ट सिचुएशन के लिए हमेशा तैयार रहो। कैलिक्स के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आ गई और वो मन ही मन बोला, यार ये तो सच में बहुत एक्साइटिंग हो रहा है। हीरोज ऑफ डेस्टिनी सच में कभी डिसअपॉइंट नहीं करती। लैला ने फिर से वो चाय का कप आगे बढ़ाया और हमारे भाई ने एक तगेड़ा जुआ खेला। उसने एक ही झटके में वो पूरी की पूरी पॉइजनस टी गटक ली। लैला ने ठंडे नजरों से देखा, जहर ने शरीर के अंदर अपना काम शुरू कर दिया था। अब सबसे बड़ा सवाल ये था कि इस जाल से जिंदा बाहर कैसे निकले। गेम के लॉजिक के हिसाब से यहाँ कोई न कोई ऐसा पर्सन या ऑब्जेक्ट जरूर होना चाहिए जो उसे बचा सके। तभी उसे याद आया, कमरे में आते ही रसेल ने एक हाइटियर पोशन का मेंशन किया था। कैलिक्स ने अपनी पूरी ताकत बटोरी और लैला पर चिल्लाया, फौरन यहाँ से बाहर जाओ और रसेल को अंदर बुलाओ। लैला ने चालाकी से पूछा, पर क्यों ओ मालिक? कैलिक्स ने गेम के घमंडी नोबल की तरह उसे ह्यूमिलेट करते हुए डांटा, क्या अब मुझे एक मामूली नौकरानी को अपनी हर बात एक्सप्लेन करनी पड़ेगी? लद्दकी इस अचानक बदले तेवर से शौक रह गई और उसने झुककर माफी मांगी। कैलिक्स फिर दहा जाओ और रसेल को लेकर आओ। वो तुरंत कमरे से बाहर भागी। जैसे ही लैला बाहर गई, कैलिक्स बिस्तर से उठा और गले में उंगली डालकर वॉमिट करने की कोशिश करने लगा। लेकिन यह गेम इतनी आसान नहीं थी। जहर खून में मिल चुका था। वो पागलों की तरह कमरे के ड्रॉर्स खोलने लगा, अलमारी से किताबें नीचे फेंकने लगा। तभी सिस्टम ने रेड अलर्ट की तरह वार्निंग दी, आपकी पलकें भारी हो रही हैं। उसकी कॉन्शियसनेस धीरे धीरे खोने लगी, नजरें धुंधली हो गईं और वो सीधे ठंडे फर्श पर गिर गया।
गिरते गिरते उसने सोचा, क्या यहाँ से गेम रिस्टार्ट होगी या मैं सच में हमेशा के लिए मर जाऊंगा। तभी बिखर कर गिरी हुई बुक्स और शेल्फ्स के बीच उसे एक छोटी सी पोषण की बोतल दिखाई दी। वो अपनी आखिरी सांसों के दम पर रेंगते हुए उस तक पहुंचा। उसने कांपते हाथों से ढक्कन खोला और उसे सूंघा। उसमें से एसडी हुए दूध की भयंकर बदबू आ रही थी। दरअसल वो एक स्पॉइल्ड गोट मिल्क से डला हुआ बकरी का दूध था। तभी ओशिरो के 10 साल के गेमिंग एक्सपीरियंस का मास्टर स्ट्रोक काम आया। उसे याद आया कि इस पर्टिकुलर गेम में योगर्ट इस खतरनाक जहर का इकलौता एंटीडोट था। और क्या एसडा हुआ दूध एक तरह से योगर्ट की कैटेगरी में नहीं आता? तभी सिस्टम ने स्क्रीन पर तीसरी और आखिरी वार्निंग फ्लैश की। आपके पास सिर्फ 1 मिनट बचा है। कैलिक्स ने बिना एक पल गनवाए उस बदबूदार बोतल को अपने मुंह से लगाया। मन ही मन उस धोखेबाज लैला से तिरपाखे पाकर बदला लेने की कसम खाई और पूरा पोषण पी गया। और अगले ही पल कमरे में पूरी तरह अंधेरा छा गया और वो बेहोश हो गया। थोड़ी देर बाद कमरे में रसेल की भारी और चिंतित आवाज गूंजी। ठीक हो छोटे मालिक? कैलिक्स ने जैसे ही अपनी आंखें खोली उसे एक जबरदस्त डेजा वू का एहसास हुआ। रसेल उसे जमीन पर पड़ा देख बुरी तरह कंफ्यूज था। उसने पूछा, कमरे का सारा सामान इतना बिखरा हुआ क्यों है और आप फर्श पर क्यों सो रहे थे? कैलिक्स को तुरंत माजरा समझ आ गया। गेम रीसेट नहीं हुई थी। वह उस जानलेवा जहर से सरवाइव कर गया था। लेकिन भाई साहब, मौत के इतने करीब जाने का ऐसा डरावना एक्सपीरियंस उसे दोबारा लाइफ में कभी नहीं चाहिए था। जो भी हो, इस नई दुनिया में अब उसे हर हाल में जीना था। सबसे पहले उसने रसेल का स्टेटस चेक करने के लिए सिस्टम विंडो ऑन की। पता चला कि पिछला काउंट अचानक चल बसा था और कोई नया वारिस न चुने जाने की वजह से रसेल अभी एक्टिंग काउंट के तौर पर सब संभाल रहा था। वह एक सख्त कड़क मिलिट्री टाइप का आदमी था जिस पर आंख बंद करके भरोसा किया जा सकता था। आखिर उसी ने तो इसे पहले भी हाइटियर पोषण देकर बचाया था। कैलिक्स ने रसेल को करीब बुलाया और बेहद गंभीर होकर कहा, रसेल, मुझे तुम्हें कुछ बहुत जरूरी बताना है। उसने बिना कुछ छुपाए रसेल को पूरी हकीकत कह सुनाई। रसेल ने ठंडी सांस लेते हुए कहा, बात तो सही है, पर हमारे पास कोई ठोस एविडेंस नहीं है। उसने आगे समझाया कि जो पोषण कैलिक्स को दी गई थी वह इस रॉयल फैमिली का एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल थी, इसलिए सीधे तौर पर किसी को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता था। इस पर कैलिक्स ने एक शातिर मुस्कान के साथ कहा, तो फिर अभी के लिए लैला को कैद कर लो। मुझे उस शैतान मेड से कुछ जरूरी काम है। कुछ ही देर बाद वह डेविल मेड लैला कालकोठरी में एक भारी कुर्सी से रस्सियों में जकड़ी हुई थी। उसके मुंह में जबरदस्ती कुछ डाला गया जिससे उसे एक बेहद अजीब और जानी पहचानी बदबू आई। यह वही सड़ा हुआ बकरी का दूध था। वह छटपटाते हुए कुर्सी पर ही बुरी तरह चिल्लाने लगी। जैसे ही उसका मुंह खोला गया उसने हांफते हुए पूछा, कमीने, तुमने मुझे क्या पिलाया? कैलिक्स ने बिल्कुल कैजुअल अंदाज में जवाब दिया, कुछ नहीं, बस थोड़ा सा जहर। और फिर अचानक उसकी आंखों में आंखें डालकर पूछा, क्या तुमने कभी सेडिस पपेट के बारे में सुना है? ये नाम सुनते ही लैला का चेहरा डर के मारे एकदम सफेद पड़ गया। कैलिक्स ने बात को आगे बढ़ाते हुए बताया, तैयार हो? सेडिस पपेट जहर के 3000 से ज्यादा एंटीडोट्स होते हैं, लेकिन इसका असली और सही फॉर्मूला सिर्फ और सिर्फ मुझे पता है। अगर ऐसी बेवकूफों वाली मौत नहीं मरना चाहती तो जो मैं कह रहा हूँ इस चुपचाप सुनो। लड़की की सांसें भारी होने लगी और मौत का डर साफ दिखने लगा। कुछ देर के सन्नाटे के बाद वह झल्लाकर चिल्लाई, ठीक है, हार मानती हूँ, पहले मुझे खोलो। कैलिक्स ने मजे लेते हुए रिमार्क किया, वाह, जो बंदा तुम्हारी जान बचा रहा है उसी पर इतना गुस्सा। लैला की आंखों में आंसू आ गए और वह रसेल के सामने गिड़गिड़ाने लगी। रसेल ने थोड़ा हिचकिचाते हुए कैलिक्स से कहा, छोटे मालिक, इसने आपको जान से मारने की कोशिश की थी, फिर भी आप? कैलिक्स ने बात काटते हुए कहा, ये हमारे लिए एक बेहद वैल्यूएबल विटनेस है रसेल, थोड़ी डिग्निटी रखो। हालांकि असली बात तो ये थी कि वह सड़ा हुआ दूध अभी कैलिक्स के खुद के पेट में जबरदस्त कोहराम मचा रहा था और वह जल्द से जल्द वहां से हटना चाहता था। कुछ समय बीतने के बाद पूरी तरह से कैलिक्स के प्लान में शामिल हो चुकी लैला ने ऐलान किया, मैं काउंटेस को ये रिपोर्ट करने जा रही हूँ कि कैलिक्स का खेल खत्म हो चुका है। और वह कमरे से निकल गई। उसके जाते ही रसेल ने सीधे कैलिक्स को घेरा और डिमांड की, मालिक, आपको जहर और एंटीडोट का ये सारा नॉलेज आखिर कहाँ से मिला? हमारा भाई बस कहने ही वाला था कि किताबों से पढ़ा है, पर ऐन मौके पर रुक गया। उसे पता था
कि रसेल इतना सीधा नहीं है जो इस बात को मान जाए, तो कैलिक्स ने तुरंत मौके पर एक कहानी गढ़ दी। रसेल, तुम्हें याद है वो खंजर जो मैंने अपनी छाती में मारा था? वह मेरी स्वर्गीय माँ की आखिरी निशानी थी। उन्होंने मुझसे कहा था कि उस खंजर में कुछ रहस्यमयी शक्तियाँ छुपी हैं। मुझे लगता है कि मरने के करीब पहुँचने पर शायद वे शक्तियाँ मेरे अंदर जाग गई हैं। रसेल के चेहरे पर अब भी शक के बादल मंडरा रहे थे। कैलिक्स ने तुरंत आग में घी डालते हुए कहा, क्या तुमने कभी क्लेयर्स डैगर का नाम सुना है? यह सुनते ही रसेल की आंखें फटी की फटी रह गईं। क्या पिछली लेडी का वह खंजर कोई मामूली चीज नहीं बल्कि वही जादुई आर्टिफैक्ट था? अगर ये बात सच थी तो कैलिक्स के पास मौजूद इस अविश्वसनीय नॉलेज को आसानी से एक्सप्लेन किया जा सकता था। रसेल ने तुरंत इधर उधर देखते हुए पूछा, क्या इस सीक्रेट के बारे में किसी और को पता है? कैलिक्स ने सिर हिलाया। नहीं, सिर्फ आपके और मेरे बीच। इसके बाद कैलिक्स ने सीधे मुद्दे की बात शुरू की। रसेल, अब जरा लैला की उस कहानी पर गौर करो। मेरे पिता, जो एक ऐसे जांबाज नाइट थे जो बहुत ऊंचे रैंक पर पहुंचने वाले थे, वह एक मामूली मॉन्स्टर अटैक में मारे गए। ये बात कितनी रिडिकुलस लगती है। रसेल को अब जाकर समझ आया कि कैलिक्स इस पूरी साजिश की तह तक जाने के लिए उसकी मदद चाहता था, लेकिन रसेल का एक पुराना उसूल था कि वह इस गद्दी की पॉलिटिक्स और सक्सेशन के झगड़ों में कभी इन्वॉल्व नहीं होगा। पिछले 50 साल से वह इसी असूल पर जी रहा था। वह मना करने के लिए अपना मुंह खोलने ही वाला था कि कैलिक्स अचानक पूरे हॉल में चिल्लाया, मेरे पिता आखिर क्यों मरे? मुझे बस इसी एक सवाल का जवाब जानना है। फिर उसने अपनी आवाज को एकदम धीमा किया और पूछा, क्या एक सच्चे नाइट के लिए यह सही है कि वह उस लालची फैमिली की गुलामी करे जिसने उसके मालिक के ही मर्डर का प्लान बनाया हो? रसेल के कदम वहीं ठिठक गए। कैलिक्स के शब्दों ने उसके स्वाभिमान पर सीधा वार किया था। उसने एक गहरी सांस ली और अगले ही पल वह घुटनों के बल झुक गया। उसने अपनी तलवार सामने रखकर कैलिक्स के प्रति जीवन भर की लॉयल्टी की कसम खाई। हमारा भाई मन ही मन बेहद थ्रिल्ड था कि उसने गेम के एक सबसे तगड़े कैरेक्टर को अपनी तरफ कर लिया था। रसेल ने सिर झुकाए हुए कहा, आज मैं आपके लिए अपने 50 साल पुराने बिलीफ को तोड़ रहा हूँ। कैलिक्स ने आगे बढ़कर उसे उठाने की कोशिश की और कहा, रसेल, अभी तो मेरे पास कोई ऑफिशियल टाइटल भी नहीं है। इस सब की कोई जरूरत नहीं। रसेल ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, मैं आपको इस गद्दी के लायक और इस दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्ग नाइट बनाऊंगा। कैलिक्स ने बिना देर किए तुरंत सब्जेक्ट चेंज कर दिया, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि रसेल अभी से उसे किसी में इस कड़क मिलिट्री ट्रेनिंग का सजेशन दे दे। अगले ही पल सीन पूरी तरह बदल जाता है। महल के एक आलीशान और बड़े से टेबल के आसपास काउंटी के सारे बड़े बड़े नोबल्स बैठे हुए थे। वह ब्लॉन्ड बालों वाली चालाक काउंटेस हाथ में एक महंगा पंखा झलते हुए बड़े घमंड से बोली, आखिरकार सब लोग आ ही गए। टेबल पर बैठे नोबल्स आपस में कानाफूसी करने लगे। ये काउंटेस अभी से इस रॉयल थ्रोन पर क्यों बैठ गई है? काउंटेस ने सबको शांत करते हुए झूठे रोने का नाटक किया और बताया, कैलिक्स ने एक बेहद दर्दनाक और स्लो डेथ देने वाला जहर खाकर खुद को खत्म करने की कोशिश की है। यह सुनकर एक बुजुर्ग नोबल ने अपनी राय दी, यह तो होना ही था। वह लड़का हमेशा से ऐसा ही था। अगर उसने वह जहर लिया है तो उसकी मौत 100% तय है। इस तरह कैलिक्स का पूरा फैक्शन एक झटके में खत्म मान लिया गया। काउंटेस अंदर ही अंदर खुशी से पागल हो रही थी कि अब उसका सगा बेटा ग्रमबाइन इस काउंटी की गद्दी पर राज करेगा। तभी बगल के रूम में एक छोटा बच्चा शाही कपड़े पहनकर तैयार हो रहा था और बुदबुदाया, मामला काफी इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। रसेल उसके ठीक पीछे एक मजबूत दीवार की तरह खड़ा था और बोला, छोटे मालिक, मैं आखिरी सांस तक आपके साथ हूँ। हमारा भाई कैलिक्स इस वक्त पूरी तरह से एक चमकदार आर्मर में पैक था। वहीं दूसरी तरफ ग्रमबाइन था, एक गोल मटोल चब्बी सा बच्चा जो अपनी उसी साजिशी माँ की गोद में बैठकर मुस्कुरा रहा था। हॉल में बैठे सभी नोबल्स के चेहरों पर एक नकली स्माइल थी। तभी अचानक किसी ने ग्रैंड हॉल के उस विशाल दरवाजे पर एक जबरदस्त किक मारी। दरवाजा धड़ाम से खुला और सामने खड़े शख्स को देखकर वहां बैठे हर एक नोबल का चेहरा डर और शौक के मारे पीला पड़ गया। सामने कैलिक्स खड़ा था और उसके ठीक पीछे भारी कदमों से चलता हुआ रसेल आ रहा था। काउंटेस की तो मानो सिट्टी पिट्टी ही गुम हो गई। वह पूरी तरह कंफ्यूज थी कि यह लड़का जिंदा कैसे बच गया। कैलिक्स ने बिना रुके सीधे काउंटेस की तरफ कदम बढ़ाए और उसकी आंखों में देखते हुए
ठंडे अंदाज में कहा, तुम जिस थ्रोन पर इतनी अकड़ से बैठी हो वह तुम्हारा नहीं है। काउंटेस ने अपनी कांपती आवाज को छुपाकर कूल बनने की कोशिश की और बोली, कैलिक्स आज तुम बड़े एनर्जेटिक लग रहे हो। कैलिक्स मुस्कुराया और बोला, हाँ, क्योंकि मैंने जो जहर पिया था मैं उससे बच गया। मुझे लगता है आप मुझे मरा हुआ मानकर गद्दी पर बैठने में कुछ ज्यादा ही जल्दी में थी। काउंटेस ने गुस्से में टेबल पर हाथ मारा और चिल्लाई, कैलिक्स इस ग्रैंड हॉल में तुम जो भी बकवास कर रहे हो उसकी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार रहना। कैलिक्स ने बिल्कुल कामली कहा, पूरी तरह एक्सपोज होने के बाद भी आप इतनी बेईमानी और बेशर्मी से बात कर रही हैं, ये वाकई इम्प्रेसिव है। और इतना कहकर उसने हवा में जोर से 2 बार तालियां बजाईं। अगले ही पल दरवाजे से लैला हॉल के अंदर दाखिल हुई। वहां बैठे बाकी नोबल्स को अंदाजा नहीं था कि यह मामूली मेड कौन है, लेकिन काउंटेस को उसे देखते ही समझ आ गया कि अब बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है। लैला ने सीधे आकर कैलिक्स के सामने घुटने टेक दिए। कैलिक्स ने कड़क आवाज में पूछा, सबके सामने अपना असली नाम और पहचान बताओ। लैला ने एक पल के लिए डरते हुए ग्रम्बाइन की तरफ देखा और फिर साफ आवाज में कहा, मेरा नाम लैला है। लैला ने पूरे हॉल के सामने सच उगलना शुरू किया। उसने रिवील किया कि वह होशिरिन फैमिली की स्पेशल ऑपरेशंस यूनिट की एक शैडो ऑपरेटिव यानी जासूस है। उसने बताया कि कैसे अनाथ बच्चों को गोर्डा फील्ड्स में बेहद क्रूर तरीके से ट्रेन किया जाता है और जो बच्चे सरवाइव कर जाते हैं उन्हें एक फेक आइडेंटिटी देकर अलग अलग महलों में भेज दिया जाता है। वह भी कैलिक्स के इस कासल में एक अंडरकवर मेड के रूप में रह रही थी और उसे अपना असली मिशन बहुत अच्छे से पता था। काउंटेस पागलों की तरह चिल्लाई, ये सब झूठ है, ये एक बकवास कॉन्स्पिरेसी है। बाकी नोबल्स ने भी इस बात पर ऑब्जेक्ट किया और कहा, लेकिन लैला तो पिछले 5 साल से यहाँ एक सीधी सादी मेड की तरह काम कर रही थी। तभी काउंटी के ट्रेजरर खजांची ने रसेल पर चिल्लाते हुए कहा, रसेल तुम इस बकवास पर चुप क्यों हो? क्या अब हम एक मामूली नौकरानी की बातों पर यकीन करेंगे? रसेल ने बिल्कुल शांत लेकिन भारी आवाज में जवाब दिया, वह अब कोई मामूली मेड नहीं है बल्कि रंगे हाथों पकड़ी गई एक क्रिमिनल है। इसकी पूरी गवाही के बाद ही यहाँ कोई जजमेंट पास होगा। तभी एक नोबल ने लैला से सीधे पूछा, तुम्हारा असली मिशन क्या था? साफ साफ बताओ। लैला ने बिना हिचकिचाए कहा, मेरा काम इस टेरिटरी के सारे इनकम और एक्सपेंस का गुप्त रिकॉर्ड रखना, पूर्व काउंट के ट्रैवल डेट्स लीक करना और उनके सहयोगियों की हर मूवमेंट को मॉनिटर करना था। कैलिक्स ने एक कदम और आगे बढ़ाया और पूछा, और तुम्हारा सबसे रीसेंट मिशन क्या था लैला? लैला ने गहरी सांस ली और पूरी सच्चाई बयां कर दी। मेरा सबसे रीसेंट मिशन प्रिंस कैलिक्स को स्लो डेथ पॉइजन देकर हमेशा के लिए खत्म करना था और उनकी मौत के तुरंत बाद उनके कमरे में एक नकली सुसाइड नोट प्लान करना था। कैलिक्स ने बिल्कुल ठंडे और कातिलाना अंदाज में पूछा, तो फिर उसका आउटकम क्या रहा? लैला ने सिर झुकाकर कहा, मैंने सफलतापूर्वक उन्हें जहर दे दिया था, लेकिन इससे पहले कि मैं वह फेक सुसाइड नोट वहां रख पाती, एक्टिंग काउंट रसेल ने मुझे रंगे हाथों पकड़ लिया। काउंटेस ने बौखलाकर अपने सैनिकों को ऑर्डर दिया, फौरन अरेस्ट करो इस झूठी लड़की को। लेकिन कैलिक्स ने बड़े आराम से रसेल को इशारा किया। रसेल ने तुरंत वह जाली सुसाइड नोट सबके सामने प्रेजेंट कर दिया। इसके बाद उसने अपनी जेब से एक प्राचीन अर्थ स्क्रॉल निकाला और उसकी जादुई मेमोरी को एक्टिवेट कर दिया। यह एक ऐसा रेयर मैजिक था जो किसी भी इंसान के बुरे इरादों और पास्ट के सच को हूबहू स्क्रीन पर दिखा देता था। इससे अब साफ साफ पता चलने वाला था कि लैला को यह घिनौना ऑर्डर असल में किसने दिया था। ट्रेजरर को तुरंत समझ आ गया कि अगर यह मैजिकल एविडेंस सबके सामने खुल गया तो उन सब का खेल हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। उसने किसी भी तरह इसे रोकने का मन बनाया। कैलिक्स ने उसकी चेहरे पर छाई हवाइयां और टेंशन को तुरंत नोटिस कर लिया और एक शातिर स्मिर्क दी। उसे अच्छे से पता था कि यह बूढ़ा चूहा अब कोई न कोई चाल जरूर चलेगा। कैलिक्स ने बड़े स्टाइल से अपने हाथ फैलाए और महल के गार्ड्स को अंदर आने का कॉल दिया। अगले ही पल पूरा ग्रैंड हॉल सैनिकों के भारी जूतों की आवाज से गूंज उठा। देखते ही देखते वहां बैठे हर एक नोबल के ठीक पीछे हो के खूंखार नाइट आकर तलवार तानकर खड़ा हो गया। अब इस सच को दबाना किसी के बस की बात नहीं थी। ट्रेजरर बुरी तरह डर गया और हांफते हुए बोला, रसेल तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? इस सब का क्या मतलब है? रसेल ने बिना किसी इमोशन के कहा, इस स्क्रॉल के रिजल्ट्स इतने शॉकिंग हैं कि
महल में कोई दंगा या डिसऑनर न फैले, इसलिए नाइट्स का यहाँ होना बेहद जरूरी था। नोबल्स ने गुस्से में प्रोटेस्ट करना शुरू किया। इस पवित्र और सेक्रेड हॉल में तुम सैनिकों को लेकर आ गए। वहीं दूसरी तरफ वह चब्बी बच्चा ग्रम्बाइन एक कोने में बिना कुछ बोले एकदम सन्न बैठा था, मानो जमीन में चींटियां ढूंढ रहा हो। कैलिक्स ने घूमकर रसेल से पूछा, रसेल, हमारे कानून के हिसाब से अपने ही फैमिली मेंबर को जहर देकर मारने की साजिश रचने वाले नोबल की क्या सजा है? रसेल ने जवाब दिया, सिर्फ एक ही सजा है मालिक, फांसी की सजा, डेथ बाय हैंगिंग। यह सुनते ही काउंटेस ने डरी हुई बिल्ली की तरह अपने गोल मटोल बेटे को कसकर पकड़ लिया। मेरे बच्चे का इस सब में कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। वह कैलिक्स के सामने बुरी तरह गिड़गिड़ाने लगी और रोते हुए बोली, कैलिक्स, भले ही हमारे शरीर में एक खून का रिश्ता नहीं है, लेकिन मैं तुम्हारी माँ तो हूँ। कैलिक्स ने उसकी इस नौटंकी पर कोई ध्यान नहीं दिया और लैला की तरफ देखा। लैला ने कांपती हुई उंगली काउंटेस और ग्रम्बाइन की तरफ उठाई और रिवील किया, ये सारे ऑनर्स खुद काउंटेस ने दिए थे। और जब ये प्लान बन रहा था तब ग्रम्बाइन भी वहीं उसी कमरे में प्रेजेंट था। कैलिक्स के चेहरे पर एक विनर वाली स्माइल आ गई। काउंटेस फर्श पर गिरकर पागलों की तरह चिल्लाने लगी, ये सब सरासर झूठ है। कैलिक्स उसकी तरफ बढ़ा और बिना किसी रहम के बोला, मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्या झूठ है और क्या सच। मैं तुम दोनों को इस गद्दी से नीचे गिरा कर रहूंगा। तुमने ही सबसे पहले मुझे मारने की कायराना कोशिश की थी। असली डरपोक और कायर तुम दोनों हो। फर्श पर सिसकती हुई काउंटेस को देखकर उसने मन ही मन सोचा, चलो, इस लोमड़ी का शिकार अब अपने क्लाइमैक्स पर पहुंच चुका है। काउंटेस का मुंह सदमे के मारे खुला का खुला रह गया। तभी अचानक किसी ने टेबल पर पूरी ताकत से अपना हाथ मारा। वह मैकडॉनल्ड्स का किंग दिखने वाला चब्बी बच्चा ग्रम्बाइन खुद आगे आया। काउंटेस डर के मारे चिल्लाई। कैलिक्स ने भी खुद को डिफेंड करने के लिए पोजीशन ले ली कि कहीं यह बच्चा कोई अटैक न कर दे, लेकिन सबको हैरान करते हुए ग्रम्बाइन ने सीधे कैलिक्स के सामने घुटने टेक दिए और अपना सिर जमीन पर झुका लिया, बिल्कुल वैसे ही जैसे वह जमीन में चींटियां ढूंढ रहा हो। पूरा ग्रैंड हॉल इस नजारे को देखकर दंग रह गया। नोबल्स अपनी सीटों से खड़े हो गए और चिल्लाए कि ग्रम्बाइन को ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन ग्रम्बाइन ने सीधे कैलिक्स को एड्रेस करते हुए कहा, भैया, आप मुझे सजा दे दो, मैं भुगतने तैयार हूँ, बस प्लीज मेरी माँ को छोड़ दो। कैलिक्स ने तुरंत सिचुएशन को भांप लिया और उसे रियलाइज हुआ कि अगर उसने इस वक्त इन दोनों को सरेआम मौत की सजा दे दी तो इस पूरी काउंटी की नजरों में वह खुद एक विलेन बन जाएगा। वह समझ गया कि क्या यही ग्रम्बाइन का मास्टर प्लान था। कैलिक्स ने अपने अंदर के गुस्से को काबू किया और आगे बढ़कर ग्रम्बाइन के कंधे पर हाथ रखा। ठीक है, तुम्हारी बात मुझे मंजूर है। ग्रम्बाइन ने हैरान होकर अपनी आंखें उठाई। क्या मतलब? कैलिक्स ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, अगर तुम्हें अपनी माँ की इतनी ही परवाह है तो मेरी एक कंडीशन है, तुम खुद इस पूरी साजिश में अपना इन्वॉल्वमेंट सबके सामने कन्फेस करो। मैं तुम्हारी माँ की फांसी की सजा को कम करवा दूंगा, लेकिन अच्छे से सोच लो। ग्रम्बाइन एक पल के लिए हिचकिचाया। काउंटेस पीछे से जोर से चिल्लाई, ग्रम्बाइन, ऐसा कुछ मत करना। तभी नोबल्स ने बीच में टोकते हुए कहा, काउंटेस, तुम्ही ने कैलिक्स को पॉइजन करने की ये पूरी स्कीम रची थी, अब ड्रामा बंद गया। कैलिक्स अब इस पूरी बहस से थक चुका था। उसने रसेल को कॉल किया, इन दोनों को तुरंत अरेस्ट करो। नाइट्स ने आगे बढ़कर काउंटेस को चारों तरफ से घेर लिया। वह जाते जाते भी अपनी अकड़ में चिल्ला रही थी, रुको, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम जानते हो मैं कौन हूँ। ग्रम्बाइन चुपचाप साइड से अपनी माँ को सैनिकों द्वारा ले जाते हुए देखता रहा। उसने देखा कि कैसे सैनिकों ने उसकी माँ के मुंह में कपड़ा ठूंस गैग दिया था। गुस्से और बेबसी में उसकी मुट्ठियां बुरी तरह बिंच गईं। कैलिक्स ने ग्रम्बाइन के पास जाकर पूछा, तो क्या तुम इस पॉइजनिंग का पूरा क्राइम अपने ऊपर लेने के लिए तैयार हो? डर से कांपने के बावजूद ग्रम्बाइन ने अपना सिर हिलाया और अपना गुनाह एडमिट कर लिया। कैलिक्स को अच्छे से पता था कि ग्रम्बाइन यही करेगा, क्योंकि इलाह इस वक्त अपनी माँ को बचाने का उसके पास यही एकमात्र मूव बचा था। कैलिक्स ने पूरे हॉल के सामने डिक्लेयर किया, क्योंकि इसने जादुई एविडेंस के सामने आने से पहले खुद अपना गुनाह कन्फेस कर लिया है, इसीलिए हमारी फैमिली का नाम और इज्जत बच गई। लेकिन इसकी सजा के तौर पर ग्रम्बाइन का मैना माना हमेशा हमेशा के लिए सील कर दिया जाएगा। ग्रम्बाइन ने सपने में भी नहीं सोचा था कि उसे इतनी भयानक सजा मिलेगी। इस पूरे किंगडम में किसी का मैना सील करने का मतलब था उसकी सोशल डेथ होना। इसके बाद वह लाइफ में कभी कोई नाइट नहीं बन सकता था।
एक नोबल के तौर पर उसकी लाइफ प्रैक्टिकली यहीं खत्म हो चुकी थी। ग्रम्बाइन ने बेहद बेबसी से अपनी माँ की तरफ देखा। काउंटेस ने मुंह बंद होने के बावजूद जोर जोर से अपना सिर हिलाया, क्योंकि यह सजा मौत से भी बदतर थी। ग्रम्बाइन ने एक लंबी और गहरी सांस ली और कहा, मुझे आपकी शर्तें मंजूर है। रसेल ने तुरंत आगे बढ़कर मैजिकल स्क्रॉल उसके सामने किया। ग्रम्बाइन ने अपनी उंगली को काटा, खून को स्क्रॉल पर लगाया और अपना हाथ अपनी छाती पर रख लिया। देखते ही देखते उसकी छाती के चारों तरफ एक चमकता हुआ गोल्डन सर्कल बना। उसका सारा मैना एक जगह इकट्ठा हुआ और धीरे धीरे हवा में फेड होने लगा। उसकी माँ फर्श पर तड़प तड़प कर रो रही थी। जैसे ही सारा मैना वैनिश हुआ, हॉल में बैठे हर एक शख्स को समझ आ गया कि ग्रम्बाइन का मैना अब पूरी तरह सील हो चुका था। काउंटेस ने सिसकते हुए आखिरकार अपनी हार मान ली। ग्रम्बाइन ने रोते हुए खुद को दिलासा देने की कोशिश की, कोई बात नहीं, मुझे वैसे भी हमेशा से एक आर्टिस्ट ही बनना था। तभी काउंटेस ने अपने मुंह का कपड़ा हटाकर पूरी ताकत से कैलिक्स का नाम चिल्लाया। कैलिक्स, मैं कसम खाती हूँ कि मैं तुम्हारी पूरी फैमिली को आने वाली जनरेशन तक तबाह कर दूंगा। कैलिक्स बिल्कुल शांत खड़ा रहा। वह अच्छे से जानता था कि इस वक्त इस औरत की ताकत इस महल की मेड लैला से ज्यादा नहीं थी। हालांकि एक पल के लिए कैलिक्स को अंदर ही अंदर थोड़ा गिल्ट भी फील हुआ कि उसकी वजह से इतने छोटे बच्चे का पूरा फ्यूचर बर्बाद हो गया था। लेकिन उसने तुरंत खुद को याद दिलाया, ओ शिरो, भूलना मत कि यह कोई रियल लाइफ नहीं बल्कि एक खूंखार गेम है और इस गेम में सिंपैथी या रहम की कोई जगह नहीं है। कैलिक्स ने कड़क आवाज में अपना अगला ऑर्डर पास किया। लेडी स्टेला एंड प्रिंस ग्रम्बाइन को तुरंत महल के एनेक्स अलग हिस्से में नजरबंद कर दिया जाए और बाहर की दुनिया से इनका कोई भी कांटेक्ट नहीं होना चाहिए। सैनिकों ने तुरंत दोनों को पकड़ा और हॉल से बाहर एस्कॉर्ट कर दिया। इसके बाद कैलिक्स ने घूमकर उस बूढ़े ट्रेजरर की तरफ अपने कदम बढ़ाए। उस पर महल के सबसे वाइटल और सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स लीक करने का सीधा एक्यूजेशन था। कैलिक्स ने बिना देर किए डिक्लेयर किया, तुम्हें तुम्हारी पोजीशन से तुरंत स्ट्रिप किया जाता है और तुम्हें उम्र कैद की सजा दी जाती है। वह बुढ़ा पागलों की तरह अजीब अजीब बहाने बनाने लगा और सामने खड़े एक सैनिक को श्राप देने लगा, जिसे सुनते ही उस कड़क सैनिक ने बुढ़े के पेट में एक जबरदस्त सॉलिड पंच दे मारा। वह गंजा आदमी दर्द से कराहते हुए सैनिकों द्वारा घसीटकर काल कोठरी की तरफ ले जाया गया। ग्रैंड हॉल में बचे हुए बाकी नोबल्स डर के मारे थर थर कांप रहे थे। काउंटी के इस पूरे गंदे सिस्टम को साफ करने के लिए अब कैलिक्स को बिल्कुल नए और वो ईमानदार स्टाफ की जरूरत थी। तभी गैरेट ने आगे बढ़कर अपनी समझदारी भरी सलाह दी। छोटे मालिक, जिन लोगों ने छोटे मोटे अपराध किए हैं उनके प्रति थोड़ी नरमी, लीनियंसी रखिए। अगर हम एक साथ इतने सारे अधिकारियों को पद से हटा देंगे तो काउंटी का सारा कामकाज पूरी तरह ठप हो जाएगा। कैलिक्स ने तुरंत उसकी बात को काटते हुए काउंटर किया। गैरेट, काउंटी का काम चलता रहे, सिर्फ इस बहाने से क्या साजिशों की इन्वेस्टिगेशन को रोक देना सही है? याद रखना, इस मोड़ पर आकर अपराधियों को माफ करना हमारी दयालुता नहीं बल्कि हमारी कमजोरी, वीकनेस माना जाएगा। गैरेट ने फिर समझाने की कोशिश की, लेकिन मालिक, इनमें से बहुत से अधिकारी बस मजबूरन गलत साइड में खड़े थे। कैलिक्स ने कड़क आवाज में उसे बीच में ही रोक दिया। मैंने कहा ना गैरेट, डिसीजन हो चुका है। गैरेट चुपचाप पीछे हट गया, लेकिन वह अंदर ही अंदर सोच रहा था कि कल तक जो लड़का बेहद सीधा और रिजेक्टेड था, वह अचानक इतना दृढ़ और खूंखार कैसे बन गया। अब उस कमरे में बैठा हर एक शख्स ये बात अच्छे से जान चुका था कि एक्टिंग काउंट रसेल की अटूट ताकत और गैरेट का शातिर दिमाग, ये दोनों ढाल बनकर कैलिक्स के साथ खड़े थे। हमारा भाई मन ही मन मुस्कुराया। पूरी काउंटी अब लगभग उसके हाथ में थी। तभी अचानक कैलिक्स की आंखों के सामने एक नीली रोशनी फ्लैश हुई और गेम का सिस्टम इंटरफेस खुल गया। स्क्रीन पर लिखा था, टाइम है अपने टैलेंट्स यूज करने का। वह जादुई इंटरफेस पूरे कमरे में बैठे एक एक नोबल को स्कैन करके उनकी वफादारी को एनालाइज करने लगा। उस वक्त कैलिक्स की आंखों में जो चमक और चेहरे पर जो टेढ़ी मुस्कान आई, उसे देखकर वह किसी पागल से फिरे मैडमैन जैसा लग रहा था। सिस्टम की मदद से कैलिक्स ने उन सभी नोबल्स को पहचान लिया जो दुश्मन फैक्शन से जुड़े थे या जिनकी वफादारी डगमगा रही थी। उन सबको पद से हटाने के लिए मार्क कर दिया गया। जो निकम्मे और यूजलेस थे, कैलिक्स उन्हें भी नहीं बख्शने वाला था। अब इस कासल में सिर्फ वही टिक सकते थे जो उसकी वफा
वफादारी के कड़े टेस्ट को पास करेंगे। कुछ लोग तो डर के मारे कांपने लगे और डेस्परेट होकर अपनी जान बचाने के लिए आगे बढ़कर कैलिक्स की झूठी तारीफें करने लगे। मालिक, आप वाकई एक इनक्रेडिबल लीडर हैं, हमसे थोड़ी बात कीजिए। कैलिक्स ने बिल्कुल शांत रहकर कहा, रिलैक्स, तुम लोगों से बाद में फुर्सत में बात होगी। रसेल साइड में खड़ा यह सब देख रहा था। वह अब भी बुरी तरह था कि यह लड़का रातों रात इतना बड़ा मास्टरमाइंड कैसे बन गया। काफी समय बीत गया। पूरे दिन की इस थका देने वाली पॉलिटिकल उठापटक और साजिशों का शिकार करने के बाद कैलिक्स सीधे अपने बेडरूम में गया और थका हारे बेड पर गिर पड़ा। वह पूरी तरह से एग्जॉस्ट हो चुका था। फर्श को ताकते हुए उसे अपनी पास्ट लाइफ याद आने लगी। रियल लाइफ में वह पढ़ाई में भी एवरेज था, लुक्स में भी एवरेज था और हर एक चीज में बिल्कुल मामूली था। उसकी जिंदगी कोई बहुत बुरी नहीं थी तो बहुत अच्छी भी नहीं थी, लेकिन उसकी इस फीकी जिंदगी को बदला हीरोज ऑफ डेस्टिनी ने। उसने तभी सोच लिया था कि जो गेम आज तक दुनिया में कोई नहीं जीत पाया, वह उसे खत्म करके खुद को स्पेशल साबित करेगा। उसे वो मोमेंट याद आया जब उसने पूरे 10 साल की मेहनत के बाद इस गेम को फिनिश किया था। स्क्रीन पर मैसेज आया था, पहला इंसान जिसने सीड ऑफ द गॉड्स एक्वायर किया। उस ऐतिहासिक मोमेंट पर उसे एक विश मांगने का मौका मिला था और उसने बिना सोचे विश मांगी थी। कॉन्टिनेंट ऑफ एलेन की जादुई दुनिया में दोबारा जन्म लेना, अपने आप को हमेशा स्पेशल फील करवाते रहने का यही एक इकलौता तरीका था। अब बिस्तर पर बैठे बैठे उस विश को याद करते हुए उसे गेम की वही पुरानी कहानी याद आई। एक मामूली सी भटकती आत्मा के रूप में जन्म लो, इस खूंखार दुनिया में सरवाइव करो, हीरो बनो और गॉड के थ्रोन तक पहुंचो। तभी अचानक कैलिक्स का दिमाग ठनका। जब उसने गेम कंप्लीट की थी तो उसकी विश तो पूरी हुई, लेकिन शायद उस गॉड या डीटी ने उसकी विश को कुछ गलत समझ लिया और उसे सीधे इस नरक जैसी मुश्किल सिचुएशन के बीच लाकर पटक दिया। पर खैर, अब जो भी हो, यहाँ से वापसी का कोई रास्ता नहीं था। कैलिक्स ने लेटे लेटे सोचा, क्या इस गेम को असलियत में एक बार और कंप्लीट करने पर मुझे दोबारा कोई विश मिलेगी? नींद के आगोश में समाने से पहले उसने खुद से एक पक्का वादा किया, मैं इस दुनिया को एक बार फिर से कॉन्कर करके रहूंगा। अगली सुबह जब वह उठा तो एकदम फ्रेश था। उसने सोचना शुरू किया कि अपने इस मिशन को कहां से शुरू किया जाए। गेम खेलने की वजह से उसे इस दुनिया की कुछ बड़ी टेरिटरीज तो याद थीं, लेकिन असलियत में ये शिकन काउंटी याद की अंदर से कैसी है, कोई खास आइडिया नहीं था। उसने तुरंत अपना सिस्टम मैप चेक किया। सिस्टम ने पलक झपकते ही उसके सामने पूरी दुनिया का एक बेहद डिटेल्ड और क्लियर मैप खोलकर रख दिया। नक्शे को देखकर हमारे भाई के मुंह से निकला, वाह यार, क्या ब्यूटी है। तभी स्क्रीन पर एक नया नोटिफिकेशन चमका। चूंकि वह गेम को पहले ही एक बार पूरी तरह जीत चुका था, इसलिए इस रियल वर्ल्ड में भी गेम के सारे हिडन मैप मार्कर्स उसके लिए पहले से ही खुले एक्सेसिबल थे। कैलिक्स उछल पड़ा, भाई यह तो सीधे सीधे एक खजाने का मैप है। सारे प्राचीन खंडहर, खतरनाक डंजियंस और दुनिया के जितने भी हिडन सीक्रेट्स थे, उन सब की सटीक लोकेशंस उसकी आंखों के सामने थीं। यह एक ऐसा बम्पर बोनस था जिसके बारे में इस पूरी दुनिया में किसी माई के लाल को नहीं पता था, क्योंकि उसके अलावा किसी ने गेम कंप्लीट ही नहीं की थी। अब उसके लिए कहीं भी नेविगेट करना बच्चों का खेल था। लेकिन तभी उसकी नजरें कैलेंडर पर पड़ी और वह चौंक कर रुक गया। अभी कौन सा साल चल रहा है? इंपीरियल कैलेंडर के हिसाब से अभी साल 289 था, जबकि हीरोज ऑफ डेस्टिनी गेम की ऑफिशियल कहानी साल 294 से शुरू होती है। इसका मतलब था कि वह मेन स्टोरी शुरू होने से पूरे 5 साल पहले आ चुका था और गेम के इतिहास के हिसाब से अगले 5 सालों में यह शिकन काउंटी किसी न किसी तरह पूरी तरह तबाह होने वाली थी। उसे तुरंत रसेल की वो बात याद आई कि काउंटी के फाइनेंस की हालत बेहद खराब है। अब जाकर उसे सारी कड़ियां समझ आईं। यह साम्राज्य इस वक्त पूरी तरह बर्बादी की कगार पर खड़ा था। उसने तुरंत काउंटी की फाइनेंशियल स्टेटस विंडो ओपन की। जैसे ही कैलिक्स ने कर्ज के आंकड़े देखे, वह चिल्ला उठा, भाई साहब यह तो अनबिलीवेबल है। एक सेकंड के लिए तो हमारे भाई के मन में ख्याल आया, क्यों ना इस काउंटी का सारा बचा कुचा पैसा समेटूं और यहाँ से 9 2 11 हो जाऊं। पर उसने तुरंत
इस बेवकूफाना आइडिया को दिमाग से निकाल दिया, क्योंकि इस दुनिया में जमीन और साम्राज्य की वैल्यू पैसे से कहीं ज्यादा थी, जो सिर्फ उत्तराधिकार इनहेरिट से ही मिल सकती थी। बर्बादी से बचने का पहला स्टेप था काउंटी के सारे फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स को खंगालना। उसने देखा कि खेतों से आने वाला टैक्स, फार्म कलेक्शंस भी बहुत कम नहीं था, और सेना पर होने वाला खर्च, डिफेंस एक्सपेंडिचर भी अचानक नहीं बढ़ा था। समय बीतता गया। कई घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद कैलिक्स ने सिर पकड़कर पेपर्स को टेबल पर पटका। यार, मैं बुरी तरह एग्जॉस्ट हो चुका हूँ। पूरे 10 साल का फाइनेंशियल रिकॉर्ड एक साथ एनालाइज करना इस 15 साल के कमजोर शरीर के लिए बहुत ज्यादा था, लेकिन इतनी मेहनत के बाद उसे एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम मिल चुकी थी। मेद्रोसा रेगिस्तान, मेद्रोसा डेजर्ट के साथ होने वाला उनका मेन ट्रेड रूट पूरी तरह कट चुका था। किसी दूसरे देश ने उनसे बेहतर और शॉर्टकट रास्ता बना लिया था, जिससे सारे व्यापारी और मर्चेंट्स वहां शिफ्ट हो गए थे। लेकिन असली पहेली यह थी कि इतने बड़े प्रोजेक्ट को फंड करने के लिए पैसा कहां से आया। काउंटी का सालाना कर्ज उनकी सालाना इनकम से कई गुना तेजी से बढ़ रहा था। सिर्फ इन कागजी आंकड़ों को देखने से ये मिस्ट्री सॉल्व नहीं होने वाली थी। उसने फ्रस्ट्रेट होकर अपना सिर रगड़ा। तभी उसके शातिर दिमाग में एक जबरदस्त आइडिया चमका। आज सुबह की मीटिंग में जो गंजा ट्रेजर पैसों की हेरा फेरी में रंगे हाथों पकड़ा गया था, वह इस वक्त महल के नीचे बने काल कोठरी डंजन में बंद था। 2 से 20 साल का रिकॉर्ड तो उसी के पास था। सीन तुरंत काल कोठरी की तरफ शिफ्ट होता है, जहां कैलिक्स भारी कदमों से डंजियन के अंदर जा रहा था। एंट्रेंस पर खड़े गार्ड ने जब छोटे मालिक को देखा तो हकबकाकर पूछा, प्रिंस, आप इस वक्त यहाँ इस गंदी जगह पर? कैलिक्स ने कहा, मुझे अभी के अभी गिद्रेस से मिलना है। वहाँ फैली सड़न और बदबू की वजह से उसने अपनी नाक को कसकर दबा लिया था। चलते चलते कैलिक्स ने उस गार्ड को चुपके से एनालाइज किया। वह सीधा साधा और पावर के सामने आसानी से सरेंडर करने वाला टाइप था। कैलिक्स ने माहौल बनाते हुए पूछा, क्यों गार्ड, क्या तुम्हें नहीं लगता कि जो लोग बेकसूर हैं उनके नाम पूरी तरह क्लियर होने चाहिए? गार्ड ने बड़े उत्साह से हामी भरी। जी मालिक, बिल्कुल होने चाहिए। कैलिक्स ने फिर पूछा, और जो सचमुच के क्रिमिनल्स हैं उनके गुनाहों की दोबारा कड़ाई से जांच होनी चाहिए ना? गार्ड ने तुरंत अटेंशन में आकर सैल्यूट मारा। जी हुजूर, बिल्कुल सही कहा आपने। कैलिक्स ने उसे टोकते हुए याद दिलाया, मुझे लॉर्ड या हुजूर मत बुलाओ, अभी मुझे ऑफिशियली ये टाइटल नहीं मिला है। गार्ड ने अपनी गलती के लिए तुरंत माफी मांगी। कैलिक्स को थोड़ा अजीब ऑकवर्ड लगा और उसने तुरंत ऑर्डर दिया, चलो अब मुझे गिद्रेस के सेल तक ले चलो। उधर गिद्रेस अपनी काल कोठरी में बैठकर नखरे दिखा रहा था और जोर जोर से शिकायत कर रहा था, थू, यहाँ का खाना कितना घटिया और डिस्गस्टिंग है। खैर कोई बात नहीं, मैं वैसे भी बहुत जल्द यहाँ से बाहर निकलने वाला हूँ। तभी अचानक अंधेरे से निकलकर कैलिक्स उसके सामने आया और ठंडे अंदाज में बोला, अच्छा, तुम यहाँ से कैसे बाहर निकलोगे गिद्रेस? गिद्रेस ने जेल की सलाखों के पीछे से एक ओवर कॉन्फिडेंट स्माइल दी और बोला, प्रिंस, मैं तो बस आपका ही इंतजार कर रहा था। याद रखिए, आप पर मेरा बहुत बड़ा एहसान है। कैलिक्स ने सलाखों के करीब आकर कहा, तुम्हारा मुझ पर कोई एहसान नहीं है बुड्ढे, और हाँ, मैं इस बात को पर्सनली इंश्योर करूंगा कि तुम्हें फांसी देने वाली रस्सी एकदम मजबूत हो ताकि वो बीच में टूटे नहीं। लेकिन गिद्रेस भी कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं था। उसने अपनी चाल चलते हुए कहा, प्रिंस, शिकन काउंटी के फाइनेंस को संभालने का 20 साल का इनक्रेडिबल एक्सपीरियंस सिर्फ और सिर्फ मेरे पास है। मेरे बिना ये काउंटी नहीं चल सकती। कैलिक्स ने उसे याद दिलाया, तुम्हारा वही एक्सपीरियंस इस काउंटी को डूबा चुका है। गिद्रेस ने पलटकर काउंटर किया, क्या आप शिकन काउंटी के इस विशाल कर्ज की असली वजह जानना चाहते हैं? यह सुनते ही कैलिक्स का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने तुरंत बाहर खड़े गार्ड को आवाज दी, गार्ड, क्या हमारे पास कोई कड़क टॉर्चर एक्सपर्ट है? गार्ड ने कांपते हुए कहा, जी मालिक, बिल्कुल है। कैलिक्स ने ऑर्डर दिया, तो जाओ, उसे अभी के अभी अंदर लेकर आओ। गार्ड एक पल के लिए हिचकिचाया तो कैलिक्स जोर से चिल्लाया, क्या तुम्हें मेरी बात कोई जोक लग रही है? वह डरा हुआ गार्ड डर के मारे धूल उड़ाता हुआ वहां से दुम दबाकर भागा।
देखा। गिद्रेस को तुरंत समझ आ गया कि अब उसकी असली आफत आने वाली है। कैलिक्स ने एक क्रूर स्मिर्क दी। उसे अच्छे से पता था कि गिद्रेस जैसे लालची बुढ़े शारीरिक दर्द के सामने बहुत जल्दी घुटने टेक देते हैं। टॉर्चर एक्सपर्ट का नाम सुनते ही गिद्रेस गिड़गिड़ाने लगा। प्रिंस प्लीज रुक जाइए, मेरे पास आपके लिए एक बेहद कीमती इंफॉर्मेशन है। कैलिक्स ने अपनी बाहें सिकोड़ी। साफ साफ बोलो। गिद्रेस ने हांफते हुए राज उगलना शुरू किया। शिकन काउंटी का यह सारा का सारा कर्ज असल में एक बहुत बड़े और शातिर मर्चेंट से जुड़ा हुआ है जिसका नाम जेरार्ड मर्सिस है। वह मर्चेंट असल में होशियरन फैमिली का एक बहुत ही सीक्रेट वॉल्ट गुप्त खजाना मैनेज करता है। होशियरन्स ने उसी जेरार्ड का इस्तेमाल करके माइनिंग ऑपरेशंस पर लगने वाले शाही टैक्स की बहुत बड़ी चोरी की है और सारा कर्ज हमारी काउंटी के सिर मढ़ दिया है। कैलिक्स ने उसका पॉइंट समझते हुए बीच में ही टोका। तो फिर हम उस जेरार्ड की इस काली करतूत की रिपोर्ट रॉयल फैमिली को क्यों नहीं कर देते, जिससे हमारा सारा कर्ज खुद ब खुद उस पर शिफ्ट हो जाएगा, या फिर उसे अरेस्ट करने से पहले हम उसके डेट राइट्स कर्ज के अधिकार को ही किसी और को बेच दें। तो गिद्रेस ये सुनते ही सन्न रह गया। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। ये तो वाकई एक इनक्रेडिबल प्लान है भाई साहब। इतना तो मैंने पिछले 20 सालों में कभी सोचा ही नहीं था। तभी अचानक बाहर से गार्ड की आवाज आई कि टॉर्चर एक्सपर्ट आ चुका है। कैलिक्स ने मजे लेते हुए कहा, वाह चलो बुलाओ उसे। गिद्रेस डर के मारे पागलों की तरह चिल्लाने लगा, प्रिंस मुझे जेरार्ड के उस सीक्रेट वॉल्ट की सटीक लोकेशन पता है, मैं कसम खाता हूँ, मैं सच बोल रहा हूँ। तभी उस खूंखार टॉर्चर एक्सपर्ट ने अंदर आकर गिद्रेस को जोर से फर्श पर दे मारा। गिद्रेस चीख रहा था, लोकेशन सिर्फ मुझे पता है मालिक। कैलिक्स ने आगे बढ़कर अपना भारी बूट सीधे गिद्रेस के चेहरे पर रख दिया और ठंडे अंदाज में पूछा, कहाँ है वो वॉल्ट? टॉर्चर एक्सपर्ट ने कैलिक्स के इशारे पर अपनी उंगलियों के पोरों को चटकाया, नकल्स क्रैक, और बोला, मालिक एक एक करके हाथ की उंगलियां तोड़ना हमेशा एक बेहतरीन शुरुआत होती है। पूरी तरह पैनिक में आ चुके गिद्रेस ने रोते हुए एडमिट किया, मैंने कुछ समय पहले उस वॉल्ट को लूटने की कोशिश की थी, लेकिन मैं बुरी तरह फेल हो गया। कैलिक्स ने पूछा, जाहिर सी बात है तुम वहाँ अकेले नहीं गए होंगे। तुमने उस वॉल्ट को लूटने के लिए डाकुओं बैंडिट्स को कितना पैसा दिया था? गिद्रेस ने कांपते हुए कहा, 3000 गोल्ड कॉइन्स। यह सुनते ही कैलिक्स का एक जबरदस्त ठहाका उस काली काल कोठरी में गूंज उठा। बाहर खड़ा गार्ड डर के मारे थूक गटकने लगा। उसे पता था कि जब प्रिंस इस तरह पागलों की तरह हंसता है तो कभी कुछ अच्छा नहीं होता। कैलिक्स ने खुद को शांत किया। उसकी आवाज एकदम बर्फीली हो चुकी थी। 3000 गोल्ड बुड्ढे, यह रकम इस पूरी टेरिटरी की 1 साल की कुल कमाई है। तू इतना सारा पैसा लाया कहाँ से? गिद्रेस ने आखिरकार अपना सबसे बड़ा गुनाह कबूल किया। उसने यह सारा पैसा शिकन काउंटी के शाही खजाने ट्रेजरी से धीरे धीरे चुराया था। उसने एक और बेहद कीमती डिटेल रिवील की। जेरार्ड के उस वॉल्ट को खोलने वाले मैजिक क्रिस्टल ओव जादुई गोला का एक हूबहू डुप्लीकेट बनाने में ही उसे अकेले 2500 गोल्ड खर्च करने पड़े थे। कैलिक्स ने अपने दिमाग में गेम के सारे टुकड़ों को आपस में जोड़ा और हंसते हुए बोला, गिद्रेस तुम्हारा बुरी तरह पोपट बनाया गया है, तुम्हें बुरी तरह स्कैम किया गया है। वो डाकू और वो मर्चेंट जेरार्ड, वो दोनों पहले से एक ही टीम में थे और उन्होंने मिलकर तुम्हें लूटा है। शायद गिद्रेस ने जिद पकड़ते हुए कहा, असंभव, यह नहीं हो सकता। मैंने खुद अपनी आंखों से जेरार्ड को उस असली जादुई ऑर्ब से वॉल्ट का भारी दरवाजा खोलते हुए देखा था। कैलिक्स ने सीधे मुद्दे पर आते हुए डिमांड की, मुझे उस जगह की लोकेशन बताओ। गिद्रेस ने हांफते हुए कहा, गोडा के हाईलैंड्स ऑफ गोडा। कैलिक्स ने तुरंत अपने दिमाग में सिस्टम मैप खोला। गिद्रेस ने बताया कि जब डाकू उसे वहां ले गए थे तब उसकी आंखों पर पट्टी बंधी थी, लेकिन उसे पूरा भरोसा था कि वह गुप्त खजाना गोडा के उसी पहाड़ी इलाके में छुपा हुआ है। कैलिक्स ने मैप देखते हुए सोचा कि गोडा हाईलैंड्स के चप्पे चप्पे से वाकिफ होने वाले किसी गाइड की जरूरत पड़ेगी। तभी उसे याद आया, आज सुबह ही मेड लैला ने रिवील किया था कि उसकी अनाथ जासूसों की टुकड़ी को गोडा फील्ड्स में ही क्रू ट्रेनिंग दी गई थी। कैलिक्स के दिमाग में तुरंत एक परफेक्ट प्लान बन गया। उसने बाहर खड़े गार्ड को आवाज दी, चलो गार्ड, हमारा काम यहाँ खत्म हुआ। गिद्रेस ने पीछे से बेबसी से चिल्लाकर पूछा, प्रिंस आप मुझे इस टॉर्चरर के भरोसे छोड़कर कहाँ जा रहे हैं?
कैलिक्स ने बिना पीछे मुड़े हाथ हिलाया और वहां से निकल गया। गार्ड ने जोर से सेल का भारी दरवाजा बंद कर दिया। काल कोठरी के कॉरिडोर में चलते हुए कैलिक्स के दिमाग में एक नया शक पैदा हुआ। इस बुढ़े गिदरेस ने शाही खजाने से 3000 गोल्ड चुराए और यह गार्ड यहाँ का मेन इंचार्ज है। ऐसा कैसे हो सकता है कि इस चूहे को भनक तक न लगी हो? पक्का इसने भी अपना हिस्सा लिया होगा। यह सोचते ही कैलिक्स का गुस्सा और बढ़ गया। वह अचानक कॉरिडोर के बीच में ही रुक गया। गार्ड ने डरते हुए पूछा, क्यों, कुछ हुआ क्या मालिक? कैलिक्स ने बिल्कुल कैजुअल अंदाज में हवा में बात उछाली। शू, गिदरेस ने काउंटी के खजाने से जो 3000 गोल्ड चुराए थे, क्या तुम्हें उसके बारे में पहले से पता था? शू का चेहरा एकदम सफेद पड़ गया। वह जोर जोर से हाथ हिलाकर मना करने लगा। नहीं मालिक, कसम से मुझे कुछ नहीं पता था। कैलिक्स ने एक शातिर स्मिर्क दी और आगे बढ़ने लगा। जब तुम अभी बाहर गए थे शू, तब गिदरेस ने मेरे कान में कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग बातें बताई हैं। मैं वैसे तो दिल का बहुत जेनरस हूँ, लेकिन कुछ गुनाहों को मैं चाहकर भी ओवरलुक नहीं कर सकता। शू के माथे से पसीने की धार बहने लगी। वह सोच रहा था कि इस छोटे मालिक को आखिर कितना कुछ पता चल चुका है। जैसे ही कैलिक्स वहां से गया, वह गार्ड शू जमीन पर घुटनों के बल ढह गया और गुस्से में चिल्लाया, उस सुअर के बच्चे, गिदरेस ने मेरा नाम भी उगल दिया। वह रोते हुए कैलिक्स से माफी मांगने लगा, पर जब उसने ऊपर देखा तो प्रिंस जा चुका था। शू ने अपने गुस्से से लाल चेहरे के साथ डंजियन की तरफ दौड़ लगा दी। वह अपना सारा गुस्सा उस गिदरेस की हड्डियां तोड़कर निकालने वाला था। उधर काल कोठरी से बाहर निकलकर कैलिक्स महल के एक पुराने कुएं के पीछे बड़े आराम से पीठ टिकाकर खड़ा था और अपनी इस कामयाब चाल पर अकेले ही मुस्कुरा रहा था। तभी अचानक उसके पीछे किसी के भारी कदमों की आहट हुई। वह जैसे ही पलटा, सामने चमचमाते आर्मर में ब्लू लायन ऑर्डर का एक बेहद लंबा चौड़ा नाइट खड़ा था। कैलिक्स ने अपनी भौहें सिकोड़ी। तुम्हारा यहाँ इस वक्त क्या काम है? उस नाइट ने बड़े अदब से सिर झुकाकर अपना इंट्रोडक्शन दिया। मेरा नाम क्रोथ-सेलेम है। लॉर्ड रसेल ने मुझे आपकी पर्सनल सिक्योरिटी के लिए असाइन किया है। कैलिक्स ने बिना देर किए तुरंत अपनी आंखों से सिस्टम एक्टिवेट करके उसे स्कैन किया। नाम क्रोथ-सेलेम, उम्र 26 साल, रैंक सीनियर नाइट, लेवल 52, क्लास एस रैंक, बेहद खतरनाक। सिस्टम के मुताबिक वह एक रिमार्केबल और अविश्वसनीय वॉरियर था, लेकिन कैलिक्स का दिमाग चकरा गया। अगर यह बंदा इतना स्ट्रॉन्ग है तो 10 साल तक जो गेम मैंने खेली उसमें इस क्रोथ-सेलेम का नाम आज तक क्यों नहीं आया? तभी उसे रियलाइज हुआ कि शायद गेम की ऑफिशियल टाइमलाइन शुरू होने से पहले ही यह नाइट किसी जंग में मारा गया होगा। 700 से ज्यादा के पोटेंशियल स्कोर के साथ यह बंदा इस पूरे कॉन्टिनेंट के टॉप एस ऑफ फाइटर्स में आने की काबिलियत रखता था। इसकी मिलिट्री रैंकिंग और रॉ पावर कैलिक्स के लिए एक बहुत बड़ा एसेट, वरदान साबित होने वाली थी। कैलिक्स ने उसे देखते हुए सोचा, कहीं यह बंदा आगे चलकर इस गेम का वो खूंखार और बदनाम मैसेंजर ऑफ डेथ, मौत का फरिश्ता तो नहीं बनने वाला। वो हिडन कैरेक्टर जो अपने दुश्मनों को बिना रहम के कत्ल कर देता था और जिसका चेहरा कभी किसी ने नहीं देखा। लेकिन जब उसने क्रोध के इस हंसमुख चेहरे और उसकी विशाल मस्कुलर बॉडी को देखा तो वह उस पतले और डरावने साए से बिल्कुल मैच नहीं खा रही थी। कैलिक्स ने इस थॉट को तुरंत दिमाग से डिसमिस कर दिया। तभी क्रोध ने कैलिक्स के सामने अपनी उंगलियां चटकाकर उसका ध्यान खींचा। मालिक, आप कल से अकेले में मेरा नाम क्यों बड़बड़ा रहे हैं? कैलिक्स कोई बहाना बनाता इससे पहले ही क्रोध ने उसे एक बेहद जरूरी इंफॉर्मेशन दी। छोटे मालिक, जेरार्ड मर्सिस नाम के एक बहुत बड़े मर्चेंट ने आपसे मिलने के लिए ऑडियंस रिक्वेस्ट भेजी है और वह बाहर आपका इंतजार कर रहा है। यह सुनते ही कैलिक्स की आंखें संकरी नारो हो गईं। जेरार्ड मर्सिस ये वही मर्चेंट था जिसका नाम अभी अभी कालकोठरी में गिदरेस ने उगला था, जिसके सिर पर काउंटी का करोड़ों का कर्ज था और जिसके पास उस रहस्यमयी सीक्रेट वॉल्ट को खोलने की चाबी थी। अब जाकर खेल वाकई बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग और मजेदार होने वाला था। कैलिक्स ने एक विनर की तरह लंबे लंबे कदम आगे बढ़ाए
और क्रोध को अपने पीछे आने का इशारा किया। महल के कॉरिडोर्स में चलते हुए उसने क्रोध के थोड़े अनाड़ी और दोस्ताना बर्ताव को नोटिस किया। उसे पूरा यकीन हो गया कि यह सीधा साधा बंदा कभी भी वो खूंखार मैसेंजर ऑफ डेथ नहीं हो सकता। थोड़ी देर बाद वे दोनों महल के आलीशान मीटिंग रूम में दाखिल हुए। वहां सामने वो अमीर मर्चेंट जेरार्ड मर्सिस खड़ा था। कैलिक्स को देखते ही उसने अपना हाथ अपने सीने पर रखा, बड़े ही शालीन अंदाज में सिर झुकाया और मुस्कुराते हुए अपना इंट्रोडक्शन दिया। प्रिंस कैलिक्स, मैं एक बेहद छोटी सी ट्रेडिंग कंपनी का हेड हूँ। आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें एनीमे एक्स मैन हवा को, ताकि आगे और भी वीडियोस आते रहे।